अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन इलेक्शन के बाद देखना ये है कि मसाइल के जो अंबार हैं वो कराची शहर से कम हुए हैं या नहीं, और इसका बेड़ा उठाया है हमने। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में हमने देखा कि बहुत सारे उम्मीदवार कामयाब हुए, और ये वो तमाम उम्मीदवार थे जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से था, लेकिन उनका कहना ये था कि जो उनके इलाके के, उनके हलके के मसाइल हैं उसकी वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उन मसाइल पर काबू पाया जा सके या उन मसाइल में कमी की जा सके। आज जिस हलके में मौजूद हूँ ये है NA 236। इसमें कराची के बहुत ही मशहूर इलाके भी आते हैं, जिनमें आपका बहादराबाद शामिल है, PCHS शामिल है, धोराजी शामिल है, शरफाबाद शामिल है, पटेल पाड़ा शामिल है, गुलिस्तान जौहर के कुछ ब्लॉक्स आते हैं, और साथ ही साथ गुलशन इकबाल के भी जो है वो कुछ ब्लॉक्स इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से इलाके हैं जो कि इस सोसाइटी में या इस हलके में जो आते हैं। अब सवाल ये है कि ये अगर इलाकों की अगर हम बात करें, हमारे दिमाग में आता है, अगर हम PCHS की बात कर लें, गुलशन इकबाल की बात कर लें, गुलिस्तान जौहर की बात कर लें, हमें लगता है कि ये वो इलाके हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड इलाके हैं, जहाँ पर तमाम तर वो मसाइल मौजूद नहीं हैं जो बाकी कराची के इलाकों के मसाइल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। NA 236 वो हल्का है जहाँ से 2018 में बानी PTI ने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। उसके बाद 2018 के इंतखाबात के बाद यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ा आलमगीर खान ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से था। और उसके बाद 5 साल का जो ये अरसा था, 4 साल का, 3.5 साल का, उन्होंने ये अरसा पूरा किया। लेकिन सवाल ये है कि उस तरीके से इस इलाके के मसाइल हल नहीं कर पाए। आलमगीर खान का नाम जब भी जहन में आता है तो कराची के लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कराची में कोई भी मसला होता था 2018 के इंतखाबात से पहले तक लोग आते थे और वो उन जगहों पर जाते थे और उन मसाइल को हल करने की आलमगीर खान ख़ुद कोशिश करते थे अपनी तंजीम के साथ। लेकिन जैसे ही उनको इख्तियारात मिले उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने डेरे जमा लिए इस्लामाबाद में। 2024 की अगर बात करें, 2024 के होने वाले इंतखाबात में यहाँ से MQM पाकिस्तान के हसन साबिर साहब ने कामयाबी हासिल की है। लेकिन जो है अब अगर हम 8 फरवरी से लेकर अब तक के हालात देखें, इसको जो है वो तकरीबन साल होने वाला है, 3-4 महीने बाद साल हो जाएगा। लेकिन अब तक जौहर के जो मसाइल हैं या इस हल्के के NA 236 के जो मसाइल हैं, क्या उन पर काबू पाया जा सका है, क्या उनको किसी हद तक हल किया जा सका है? क्योंकि अगर बात करें गुलिस्तान जौहर की, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हाई राइज़ बिल्डिंग का है। हाई राइज़ बिल्डिंग के बाद जो है वो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम जन्म लेती है वो होती है सीवरेज का निज़ाम और पानी की कमी। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मसाइल हल हुए हैं, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, यहाँ की आवाम क्या राय रखती है और उन नुमाइंदगान के बारे में क्या राय रखती है जो कि यहाँ से जीते थे, उन्होंने अपना टाइम पूरा किया, और उसके बाद जो आने वाले नुमाइंदगान हैं उनसे उनको क्या उम्मीदें हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। इस वक्त मैं कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ और यहाँ के जो रिहायशी हमसे ज़रा बात करते हैं। मुझे बताइए, गुलिस्तान जौहर में ही रहती हैं? जी जी। इलाके के मसाइल बताइएगा, क्योंकि हम 2-3 सड़कें हमने देखी हैं जो इंतहाई टूट का शिकार हैं। ये वाकई यहाँ की सारी रोड्स बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। मतलब आप गाड़ी में अगर जाएं तो आपको लगेगा आप झूला ले रहे हैं, बिल्कुल यही लगता है। और काफी अरसे से खराब है, ये नहीं है कि चलो 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बहुत अरसे से, और सब जगह की है टूटी हुई। मतलब सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे जौहर की आप देख लें। बिल्कुल ऐसा जबकि इतने अच्छे घर बने हुए सब कुछ है, लेकिन रोड्स बहुत बेकार है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, जगह जगह गटर का पानी, सीवरेज के मसाइल, बहुत ज्यादा मसला है कि बकायदा आपको बच के निकलो। काफी अरसे से पड़ा है तो पड़ा इतना गंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर कोई पानी पड़ा हुआ है तो वो साल पड़ा ही रहता है। बिजली के मसाइल के बारे में बताइएगा, बिजली का आना जाना है या बिजली नहीं? बिजली भी आना जाना बहुत है और लोड शेडिंग बहुत है और बिल बहुत आ रहे हैं। ये तो हमारा इज्तिमाई मसला है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल, मतलब जितना हम बिजली यूज नहीं करते उससे ज्यादा हम बिल अदा कर रहे हैं। बिल अदा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ से जब इलेक्शंस लड़ते हैं लोग, आपके कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। आप उस वक्त तो कहेंगे कि हाँ भाई हमें वोट दे दें, ये दे दें, उसके बाद वो गायब, आपको नहीं मिलेंगे। कोई आप कंप्लेन करें, कुछ भी नहीं होता। कंप्लेन पर कोई रिएक्शन भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप जौहर कराची का एक ऐसा इलाका जो बहुत बड़ा भी है और उसके बाद यहाँ पर अच्छी सोसाइटी है, अच्छे लोग रहते हैं, उसके बावजूद कराची ये जो जौहर की सड़कें हैं तबाहाली का शिकार है, इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मेरी बहन, ज़रा सा बारिश होती है और यहाँ पे गटर का यानी कि यहाँ बहुत बुरा हाल है और बिजली का बहुत बुरा हाल है। जितने कमाते नहीं उतने बिजली का बिल देना पड़ता है। खाना पीना घर पे कुछ भी नहीं है, उतने ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के बिल देता हूँ। अच्छा, ये जो सड़कें हैं, क्योंकि हमने देखा था कि अभी यहाँ पर ये अंडरपास बना था,
उसके बाद ये जो अतराफ की सड़कें थी उसमें कुछ काम किया था या वो वैसे ही छोड़ दिए हैं? वैसे ही छूटा हुआ, ये समझ लीजिए कि बस ये चिपका के वो चले गए हैं। उन्होंने पैसे कमाए और चले निकल गए यहाँ से। और अब यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ मतलब कुछ भी आता नहीं है हो कोई रही। सड़क बनाने के लिए? कोई भी नहीं आता है, बस वोट लिया और निकल लिया। सर ये जो सीवरेज का मसला है जौहर का, इसके बारे में बताइएगा, कितना संगीन है? मैं सबसे आपको वेलकम भी करूँगा और काफ़ी यानी वाहिद आपका ही टीवी चैनल है जो इस मसाले को ये जो है ना इतना टाइम निकाल करके यहाँ पे आए, बहुत शुक्रिया। और ये आगे तक पहुँचाएँ। ये जो इतनी टैक्सेस देने वाला शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला ये कराची है, अगर कराची को अलग कर लें तो ये पाकिस्तान नहीं चलेगा। हर चीज़ यहाँ पे दुगनी टैक्सेस देखो, हर चीज़ रेवेन्यू यहाँ से जाता है। फिर भी यहाँ यूरोप का शहर होना चाहिए। ये एक यहाँ ये तो काफ़ी और काम करने के बजाय ये दरख्त भी नज़र नहीं आ रहे, ये भी ख़त्म कर लिए। कितनी बीच में आपको पता होगा। अच्छा मुझे बताएं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अगर हम बात करें जौहर की तो हमें ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, अपार्टमेंट ज़्यादा नज़र आते हैं। तो पानी का मसला है यहाँ पर? पानी का बस पानी माफिया है। पानी तो बस एक दिन आता है, कभी लाइन बंद करते हैं, कभी बस ये टैंकर माफिया है जो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है यहाँ पे चलता है। तो गरीब लोग वैसे ही वैसे गरीब होते जा रहे हैं। टैंकर कितने का आता है? टैंकर तो एक छोटी सी टांकी 1500-2000 रुपए की छोटी सी टांकी जिसमें 2-3 बंदे जो है ना निहा कर सकते हैं, बाकी तो टांकी वो वैसे ही खत्म। और पानी भी इतना साफ नहीं होता है, फिर भी मजबूरन लेना पड़ता है। परफ्यूम चौक से जो है ना आए 1 वीक छोड़कर दूसरी वीक में डकैती हो रही है, लोगों से लूटमार हो रहे हैं। फैमिली के साथ कोई खाना खाता है, बच्चा कोई भी है गाड़ी में बैठा है। ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पैसे भी चले गए, मोबाइल भी चले गई। 15 पे गए थे, पुलिस के पास गए थे, किसी ने नहीं सुना, बोला कि जाओ कहीं भी कुछ भी नहीं होगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो सड़क है बारिशों में क्या सूरत हाल होती है? बारिश से पानी खड़ा रहता है, हम खुद निकालते हैं, वापर के साथ निकालते हैं, पानी दुकानों में चल जाता है। ये अंडरपास जो बना हुआ बेफजूल बना हुआ, बेकार है, किसी के काम में नहीं आ रहा। अंदर जाओ कोई गाड़ी अंदर नहीं जाती है, रोड से गुजरती है, पहले रोड से गुजरती है, यहाँ से इसमें कोई गाड़ी जाती है। इन्होंने पत्थर लगाए अंदर, ईंटें लगाई हैं, वो भी बेकार है। अच्छा पत्थर गाड़ी जाती है, गड़ करती है गाड़ी में। उससे पानी आपका खड़ा नहीं होता, पेवर लगाए हुए पानी जिसमें बारिश आएगी आप देखना सारे चौरंगी पानी भरी होती है। नहीं रात को मैं गुजरी हूँ, बिल्कुल सही था ये अंडरपास। नहीं रात आप देर से आएंगे, ये नाला बंद हो जाता है, पहले बड़ा नाला था पानी गुजर जाता था, अभी इन्होंने छोटा नाला बना दिया, पानी बाहर आता है, सारा पानी इधर कीचड़ होता है, गटर का पानी आता है। अच्छा ये वाली रोड आपकी कब बनी है? ये वाली रोड तक ये थोड़ा छोटा बनाया, जब ये बना रहे थे जितना बना ये तो बना ही नहीं है। अच्छा उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर भी नजरसानी कर दी। ये दीवार बना दी, बेफजूल दीवार बनाई है, किसी काम की नहीं दीवार बना दी है, लोगों को बेरोजगार दिया दीवार बना के। बेरोजगार कैसे? अब ये गाड़ी खड़ी नहीं होती, गाड़ी खड़ी नहीं होती, ना वो आते हैं ना चले जाते हैं, बोलते हैं परेशान, गाड़ी खड़ी करते हैं तो डकैती हो जाती है, हम इसलिए आना छोड़ के यहाँ से। अच्छा डकैती के माशाल्लाह से बहुत कारोबार चलता है लोगों का यहाँ पे। हाँ क्योंकि जौहर का ये वो वाला इलाका है जो बड़ा कमर्शियल इलाका है और यहाँ पर जो है वो कारोबार, आपको हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आएगी। जौहर में कोई बेहतरी आई है? हाँ दुकानें बहुत खुल गई हैं, बिल्डिंगें बहुत बन गई हैं, ये बेहतरी आई है। अच्छा जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो सीवरेज का मसला जो है ना वो भी बढ़ता है। हाँ। तो अब जौहर में सीवरेज का निज़ाम कैसा है? बेकार, 3rd क्लास, बिल्कुल 3rd क्लास। और हम लोग तो कच्ची आबादी के मुकीम हैं, आप यकीन करें इस बारिश के अंदर भी हम तैर के जा रहे हैं, तैर के आ रहे हैं अपनी गली। हम कामरान चौरंगी के पीछे ही आबादी है, हम वहाँ पे नाला सारा उसका उबला हुआ है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है हमारे पास। वो ट्रस्ट बिन के लिए भी यानी कि नाला ही है, हमने अपना कचरा भी उसी में ही फेंकना है। अच्छा तो ये जो नुमाइंदगान है हमारे, ये जब वोट लेने आते हैं, हम सारे मसले हल कर देंगे, हम नया कराची बना देंगे, कराची हमारा है, और ये तमाम तर चीज़ें हम सुन के थक गए। आपको लगता है कि ये कभी मसाइल के हल की तरफ भी आएंगे या नहीं? देखिए बात ये है कि सबसे बड़ा ये कि बंदे को सिंसियर कोई नहीं है, सब अपने फ़ायदे के लिए आते हैं और कोटा सिस्टम पे आते हैं, कोई मेरिट पे नहीं आता है। अगर मेरी दुआ सलाम पीपल्स पार्टी में है तो मैं कहीं भी चेयरमैन लग सकता हूँ, अदरवाइज मेरे में जितनी भी क्वालिटीज़ मौजूद हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बल्कि इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा देखिए जैसे आप बात कर रहे हैं सीवरेज के निज़ाम की, पानी का मसला बताइएगा, पानी का मसला है इलाके में? पानी का बहुत ज़्यादा मसला। क्या करते हैं फिर उसके हल के लिए आप लोग? बोरिंग करते हैं। सही है, मतलब ज़मीन के नीचे पानी ख़त्म कर रहे हैं आप लोग? तो क्या करें,
आपको पता है आपको पता है उसके भी अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। वो जो पानी है तो यार उसका पथरी अल्टरनेट का भी तो वजह कोई की नहीं वजह है ना। बनता है, कैंसर की वजह बनता है। 6,000 का टैंकर 25,000 में ही तनख्वाह है, 12,000 मकान का किराया है, उसमें 6,000 का टैंकर इंक्लूड हो और 10,000 रुपये बिजली का बिल इंक्लूड हो, तो कहाँ से लाएंगे हम? तो हम ये तो तो है। ज़मीन खोदेंगे, हम तो कुछ भी करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लोगों से, उनका भी यही कहना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए, और हल होने इसलिए भी चाहिए क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं और लोगों के पास इतने वसाइल उस तरीके से मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपके नुमाइंदगान हैं जिनको जो है वो तमाम तर अवाम ने मुंतखब किया था अपने लिए, तो अगर ये देखा जाए तो ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि जो बेसिक मसाइल हैं उनको अगर वो हल कर दें तो आवाम जो है वो थोड़ा सुकून में आ सकती है, थोड़ा रिलैक्स हो सकती है और अपने काम पर तवज्जो दे सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं NA-236 में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक खूबसूरत शाहकार। जी हाँ, ये अगर हम बात करें NA-236 के एक इलाके गुलिस्तान जौहर की, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो आपको इस तरह की सड़कें, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। और ये सड़कों का हाल अभी से नहीं है कि हम ये बात करें कि यहाँ पर जो है वो बारिश हुई और बारिश के बाद जो है वो सड़कों का हाल ही हो गया। ये कराची, ये गुलिस्तान जौहर की वो सड़क है, वो पैच है जो पिछली कई दिहाइयों से ऐसी है। कभी यहाँ पर जो है वो मट्टी डालकर इसको नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब मट्टी डाली जाती है तो सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। और जितनी भी गाड़ियाँ आपको यहाँ से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी मुश्किलात से वो दो चार हैं। और यहाँ पर गुलिस्तान जौहर में आपको जो सबसे बड़ा मसला नज़र आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वो ट्रैफिक जैम भी है। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनसे ज़रा बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुझे बताओ ये रोड कब से ख़राब है? ये इनको तो बहुत महीने हो गए। बहुत कभी सही देखी है ये सड़क? नहीं, कभी सही देखिए तो महीने में फिर ऐसा। तो ये मुझे बताओ कि रिक्शे में काम निकलता है इसकी वजह से? तबाह हो गए रोडों की वजह से, ये हमारे हुकूमत ने तबाह कर दी है। क्या काम निकलता है? इस कमानियाँ टूटते हैं, इससे ख़राब होते हैं। ये हैंडल है ये वाली, ये ख़राब होते हैं। बहुत सारे काम निकलते हैं, परेशान है। रिक्शा जब टूटी फूटी सड़क से गुजरता है हाँ, तो क्या मसाइल निकलते हैं रिक्शे के अंदर? देखो इसमें कई मसाइल निकल आते हैं। एक तो नहीं है कि मैं जादूगर तो नहीं हूँ, कोई फौरी तौर पे बताऊँ कि ये मसला होता है। ये पहिया जो ऊपर नीचे होता है, गाड़ी ऊपर नीचे होती है, कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। आ जाए सर आप भी। हाँ, ये अच्छा, चला ये क्या करते हैं? कर पाऊंगे, ये भी रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, तो सारे आप- दो लोग नहीं चला सकते रिक्शा। अच्छा, ठीक है। ये आप- ओनली वन पर्सन ही टोटल कराची में एक रिक्शा अच्छा, मुझे चलाएगा। बताइए कि माशाल्लाह ग्रेजुएट है। अगर हम गुलिस्तान जौहर की बात करें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सड़कों की टूट फूट की शिकार है सड़कें बहुत सारी। इससे आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, आपके पास चाहे बाइक है, रिक्शा है, गाड़ी है, क्या काम निकलता है? तकरीबन टोटली तमाम कोई भी काम निकल सकता है। व्हील का बैरिंग तक टूट सक जाते हैं, अगला हब टूट जाता है और दूसरा हम खुद टूट जाते हैं। जब true। रिक्शा वन व्हीलर है, जब किसी भी गड्ढे में लगता है, हालांकि पीछे कस्टमर को तो पेन होता है, मगर कस्टमर से कहीं ज़्यादा हमें होता है कि ये हमारे जो बाजू हैं, यकीन करें बस कुछ ना पूछें, जिस पे गुजरती है वही बता सकता है। ऐसा ही ये है। चीज़ है। अच्छा, और रहा मुझे- सड़कों का हाल, हाँ। ये हमारी अपने क्लास है, यानी हमारे अपने करतूत है। करतूत से मुराद अवाम, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हम क्यों नहीं बोलते? जो साहिब इस्तात है, ऑफिसर भी गुजरता है, हर महकमे का इंसान गुजरता है, वो नहीं देखता। वो कहता है मेरी गाड़ी में बैठा, मैं कंफर्टेबल जा रहा हूँ, बाकी भाड़ में आप जाए। मुझे एक बात बताएं, चाहे कोई 4x4 चला रहा हो, चाहे कोई बेचारा बाइक पे जा रहा हो, खड्डे तो सबको महसूस होते हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। अब मुझे बताएं कि जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो नुमाइंदगान जिनको हम वोट देकर लाते हैं कि भाई आपने आना है, हमारे मसाइल को हल करना है, आपको लगता है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? वजह ये है कि वोट देने तो हम चले जाते हैं, एक्चुअली जो उनसे काम लेना वो खुद नहीं काम करेंगे जब तक हम खुद नहीं जाएंगे उनके पास। हम क्या करते हैं, मेरे घर का रास्ता साफ है, मोस्ट वेलकम, मैं ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरे साथ 100 लोग परेशान हैं, पूरी गली में वो टूटी फूटी है, पानी है, गटर का, मुझे कोई परवाह नहीं आ रहा कि मेरे में एबिलिटी है कि मैं लोगों को इकट्ठा करके उन वहाँ तक पहुँच सकूँ, उस महकमे तक अप्रोच कर सकूँ। बिल्कुल। मगर मैं कहता हूँ नहीं, बेहिसी है, हमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये एक मसला सिर्फ है। मसला सिर्फ ये है, जब तक हम खुद खड़े नहीं ना होंगे तो कुछ नहीं चेंज होगा। ऐसा ही है, खुद खड़ा हमेशा होना है, पड़ता है। कोई बहुत फरिश्ता शुक्रिया। नहीं मुल्क को चेंज करता, हमेशा कौमें ही चेंज करती हैं। इंसान ही चेंज करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जौहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पर एक तो पानी नहीं आता और वो पानी सारा इस जो नर्सरी है उसके पास बहता है, पूरा डायरेक्ट, इतनी मोटी धार बिल्कुल नाले में डायरेक्ट जा रही है। ऐसा और ही वो है। पानी यहाँ से शुरू होता है और पहलवान गोट तक पहुँचा हुआ है।
सारे रोड को तोड़ता हुआ जा रहा है। ये मामला आता है यहाँ के, मतलब Main और आगे रोड जगह जगह से टूटे हुए, और वो बेसिकली पानी के बहने की वजह से है ये सारा। अच्छा, तो ये जो हम रोड्स की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सर ये कराची का सबसे बड़ा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं कि वजह क्या है इसकी? हालांकि देखा जाए तो जौहर एक अच्छा इलाका है, उसके बावजूद भी सड़कों का टूट फूट का शिकार होना कहाँ ना है लिए? मेरा ख्याल तो यही है कि सबसे बड़ा मसला तो एक सीवरेज का है कि वो नहीं है, और दूसरे वाटर लाइन, वो घरों में कम पानी जाता है और रोड पर ज़्यादा मौजूद होता है। उसका एक मेन जगह तो ये अब्दुल्ला टेरिस के पास से है, फिर उसके बाद ये अपना केसी के ऑफिस के पास, और अब माशाल्लाह से यहाँ से भी शामिल होना शुरू हो गया 786 के पास से। अच्छा, और वो सारा ये नया अरबों रुपये लगाकर ये अंडरपास और पुल बनाया है, वो सारा बर्बाद हो रहा है, और रोड के ऊपर ट्रैफिक भी ज़्यादा जाम हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जहाँ पर आवाम की सहूलत की जाती है वहीं पर जो है वो आवाम के लिए अजियत बढ़ जाती है। ये जो नुमाइंदगान है हमारे, जिनको हम वोट देते हैं, सर ये किस काम आएंगे हमारे? उन्हें मालूम ही नहीं है मेरे ख्याल में, ये ना विजिट करते हों शायद, इस वजह से उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या मसले मसाइल हैं। अगर उन्हें नहीं पता तो वो हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। और क्या मसाइल हैं जौहर के सीवरेज के अलावा? उसके अलावा यहाँ पर अपना ये रेहड़ियों का और उनके रिक्शाओं का इतना हजूम है कि गुलिस्तान जौहर कम, और वो मेरे ख्याल में कोई गांव देहात ज़्यादा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इंक्रोचमेंट की बात कर लें तो जौहर में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आती है इंक्रोचमेंट। उसके साथ साथ सीवरेज का निज़ाम जो है वो इस इलाके में तबाह बर्बाद है। उसकी बुनियादी वजह जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे अपार्टमेंट्स, बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो जो है वो इस तरह के तमाम मसाइल भी जन्म ले रहे होते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला जो कि पूरे शहर कराची का है वो है पानी की कमी। और पानी की कमी होना एक अलग मसला है। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर अगर आपने एक पानी का टैंकर मंगवाना है तो वही टैंकर जिसके सरकारी रेट 1600 रुपये हैं, वही सरकारी टैंकर आपको जो है वो 5000-6000 रुपये में मिल रहा होता है, जो कि एक अलमिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा भी कहते हैं, जो इलेक्शंस लड़े भी, जीते भी, उसके बाद दोबारा हुकूमत में भी आए, दोबारा से इलेक्शन जीते, वो कहाँ पर हैं? क्योंकि लोगों ने उनको नहीं देखा, तो हम जो है वो उनसे बात करने की कोशिश करें। हम लोग बात कर रहे हैं NA 243, जो कि 2018 के इंतखाबात में NA 243 था, और उसके बाद जब दोबारा नई हल्का बंदियाँ हुई तो अब ये NA 236 था 2024 के होने वाले आम इंतखाबात में। इस वक्त 2018 से में जो है वो उम्मीदवार कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आलमगीर साहब, मुझे बताइएगा, लोग आम तौर पर जो बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इस हल्के में बहुत सारे ऐसे इलाके भी शामिल हैं जो कि बड़े पोश इलाके हैं। गुलशन इकबाल का इलाका हो गया, गुलिस्तान जौहर हो गया, आज़म, उसके इसी के साथ साथ आज़म बस्ती है, मेट्रो बिल हो गया। अब यहाँ पर जो हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा जब आलमगीर खान साहब का ताल्लुक सियासत से नहीं था, उससे पहले वो काम भी करते थे, लोगों के मसाइल को भी हल करते थे, लेकिन जैसे ही उनको कामयाबी मिली उसके बाद उन्होंने इलाके को उस तरीके से इलाके पर नज़र नहीं डाली। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, अगर कोई ये कहे कि मैं इलाके में नज़र नहीं डाली, या मैंने नज़र नहीं रखी, या मैं नज़र नहीं आया, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या वो अंधा है, या जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात का है। उसकी रीज़न ये, देखें, मैं मीडिया से कोई ढका छुपा नहीं, मेरी एक एक्टिविटी, हर रोज़ की एक्टिविटी वो सोशल मीडिया पर मौजूद होती। हल्के में कोई ऐसा दिन नहीं था 2018 के बाद कि मैं या मेरी टीम जो है वो आवाम के दरमियान ना हो, उनके मसाइल के हल के लिए या उनके लिए काम ना कर रहे हो, और वो चाहे PTI की टीम हो मेरी या फिक्सिट की टीम हो। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता इस किस्म की कोई बात का। देखिए, होता क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं जब MNA बना तो लोगों की एक्सपेक्टेशन वो ज़्यादा थी, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पर एजुकेट हुए कि एक MNA का क्या काम है, वो लेजिस्लेटर होता है, एक शहरी हुकूमत का क्या काम होता है, सूबाई हुकूमत का क्या काम होता है। इन सब की जब तक जॉब डिस्क्रिप्शन एक आम शहरी को, एक वोटर को इल्म नहीं होता,
तो तब तक वो इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वगैरह देना, लेकिन अब लोगों को मालूम है कि वफाकी हुकूमत का क्या काम था जब हम वफाक में थे और सूबाई हुकूमत का क्या काम था। मैं इसकी बड़ी मिसाल दूं कि ये क्यों ऐसा है कि कराची में ही इस किस्म की ये बातें होती या गिले शिकवे होते। लाहौर में जो है वो मेट्रो बस बनी तो क्या फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी या सूबाई गवर्नमेंट ने बनाई थी? सूबाई गवर्नमेंट ने बनाई थी और ये इख्तियार उनका है। कहीं सीवरेज का प्रॉब्लम होता या रोड का प्रॉब्लम होता या कचरे का प्रॉब्लम होता, कोई बल्दियाती इशू होता, तो आप दूसरे सूबों में क्या फेडरल गवर्नमेंट को चीख पुकार करते या सूबाई गवर्नमेंट को? 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम तर शोबे, ये तमाम तर डिपार्टमेंट, ये सब सूबे में डिवॉल्व हो गए। उनका इख्तियार है। मैं तो सूबे में नहीं हूँ, ना हमारी गवर्नमेंट थी, ना हमारा चीफ मिनिस्टर था। तो फेडरल गवर्नमेंट में रहकर हमने असेंबली में चीख पुकार भी की, जहां कानून साजी के लिए बिल्स ला सकते थे वो कोशिश भी की, जो फंड्स मिले वो भी शफाफियत से अवाम के सामने रखकर इस्तेमाल किए। तो ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और यही वजह है कि 2018 में भी पीटीआई को कामयाब किया इस हल्के से और फिर 2024 में मैं 1 लाख से ज़ायद वोट्स लेता हूँ इसी हल्के से। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर चीज़ें इस तरीके से हो गई हैं। अब ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है इस तरह के मसाइल को पर नज़रसानी करना। लेकिन आपको लगता नहीं है कि लोगों ने लोग इसको जो है ना वो अब एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें, कि देखें हमारी तो वफाक में हुकूमत नहीं थी, या आप देखें अगर हमारी वफाक में हुकूमत थी तो हमारी सूबाई हुकूमत नहीं थी, हमें बजट उस तरीके से नहीं मिले, हम काम नहीं कर पाए। लेकिन ये जो कराची के अगर हम बात करें, अगर हम लाहौर इस्लामाबाद को छोड़ भी दें, एक तो कराची रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। उसके बाद ये जो इलाके जिनकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर पानी का मसला शदीद ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ख़राब है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ है। आपको लगता नहीं है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए था कहीं ना कहीं बैठ कर, क्योंकि उम्मीदें जैसे आपने बात की आपसे तो लोगों की वाबस्ता थी। देखिए एक चीज़ समझें कि याद रहे कि इदारे फंक्शन करते हैं। मैं आज वफाक में बैठा हूँ, मैं कह दूँ कि मैं कराची के सीवरेज का मसला हल कर दूँ, ये ऐलान बयानात और एक ख़बर की हद तक तो होगा, लेकिन मेरे पास क्या सीवरेज के मसाइल हल करने वाली मशीनरी है, अमला है, इदारा है? नहीं है। वो इदारा किसके पास है? सूबाई हुकूमत के पास है। अगर आप कहें कि सड़कें, मैं उधर से ऐलान कर दूँ, सड़कें बनाने के टूल्स, मशीनरी, इदारा, अमला, वो सब सूबाई हुकूमत के पास है। तो इसीलिए मैं क्या हूँ, इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अब वफाक के पास तो पुलिस नहीं है, यहाँ की पुलिस तो सूबे के पास है और उस पुलिस की मशीनरी ने, अमले ने, लोगों ने, स्टाफ ने मसला हल करना है। जब इंतखाबात आते हैं तब यही MNAs होते हैं, यही MPAs होते हैं, जब बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे होते हैं तब यही वादे और यही नारे जो है वो मार रहे होते हैं कि हम ये हल कर देंगे, आप हमें वोट दें, हम आपका ये मसला हल कर देंगे। तो उस वक्त आप किन बुनियादों पर ये वादे करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तो इख्तियारात ही नहीं है? नहीं, देखें जब आप इलेक्शन में जाते हैं, 2018 में मैं मिसाल दूं, 2018 में हम कैंपेन कर रहे थे, तो हम लोगों से यही कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा, चीफ मिनिस्टर भी हमारा होगा, और जब चीफ मिनिस्टर हमारा होगा तो ये इख्तियारात के साथ हम आपके मसाइल हल करेंगे। बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर तो हमारा आया, चीफ मिनिस्टर नहीं आया हमारा। देखिए इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो लोगों को आप होप ज़रूर देते हैं और लोगों को आप मैक्सिमम अपनी कामयाबी बताते हैं, और हम गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन के करीब थे 2018 में सिंध में। ऐसा नहीं, अगर आप तमाम अलाइंसेस जो हमारे साथ अलाइंसेस में लोग थे, अगर आप मिलाएं, कुछ सीटों का फ़र्क था, हम गवर्नमेंट बना सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं, आप गवर्नमेंट बनाने के बाद जो आपके पास इख्तियारात होते, आप वो लोगों को बताते। अब आप लोगों को ये तो नहीं बता, इतना कैंपेन में तो नहीं बताते कि मैं जो है वो MNA बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मैं सर आपने कहा ना काम, देखिए आवाम को एजुकेट करने की जिम्मेदारी है, तो एजुकेट तो करना बनता है ना। ये होप ना फॉल्स होप्स में कन्वर्ट होती है, फिर ये आवाम जो है वो अगर आजकल की हम सिचुएशन देखें, इस कदर आवाम जो है वो ज़हनी अजियत का शिकार है कि समझ नहीं आता उनको कि वो क्या करें। और ख़ास तौर पे मैं आपसे कराची की भी बात करूँगी कि
कराची जैसा शहर, पोश इलाके आपके, चले हम कच्ची आबादियां अगर एक साइड पे रख दें, अगर कराची पूरे शहर में आपको एक सड़क नॉर्मल नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि कराची को जब तक आपका चीफ मिनिस्टर आपका नहीं होगा, जब तक प्राइम मिनिस्टर आपका नहीं होगा, तब तक कराची को कोई ओन नहीं करेगा। 100%। इसकी रीज़न ये देखें, ये इस वक्त जो करंट हुकूमत है सिंध में, ये पिछले 3 अदवार से आ रही है, ये कोई नई पहली हुकूमत नहीं है। और नज़र यही आता है कि कराची से इनकी नुमाइंदगी नहीं होती, कराची से लोग नहीं होते, गवर्नमेंट पूरे सिंध से बन के आती, और इस वजह से कराची इग्नोर भी होता, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ परफॉर्म करें या ना करें, इनका वोट बैंक पीछे जो है वो इंटैक्ट है। और तो कराची से कमाना ज़रूर है, लगाना कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये देखें, लोग बिल्कुल मायूस हैं। लोग इसलिए मायूस हैं और इसलिए आपको कुछ बेहतरी नहीं नज़र आ रही कि पहले कराची में बल्दियाती इलेक्शन में डाका मारा गया, पूरा इलेक्शन चोरी करके रातों रात कैंडिडेट्स को गायब करना, रातों रात जो यूसी नाज़िमीन थे उनको घर से उठाना, और फिर अगले दिन एक जाली मेयर यहाँ पर चोर रास्ते से आकर मुसल्लत कर दिया। पहले ये डाका डला, उसके बाद 8 फरवरी पर तहरीक इंसाफ की 19 नशिस्तें फॉर्म 45 पे कराची से, जिसमें से एक मेरी थी। मैं खुद इतनी बड़ी मिसाल हूँ कि 1.25 लाख वोट लेकर रात को 1.25 लाख वोट लेकर सोते हम, सुबह उठते तो वो 1100 वोट बन जाते। ये कराची के साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ नहीं हुई ज्यादती। ये 1 लाख लोग कराची के लोग थे जिनको इन्होंने इनके अंगूठे गायब कर दिए। तो जब आप हकीकी नुमाइंदगी नहीं लाएंगे तो आप क्या समझते हैं मसाइल का हल होगा? ये मुफाद परस्त टोले को उठाकर फॉर्म 47 पे बिठा देंगे, ये अवामी बात करेंगे, ये तो वो बात करेंगे जिससे इनके आका खुश होते हैं। इसीलिए आप नहीं एक्सपेक्ट करें कि मसाइल का कहीं हल निकलना है, मसले बेहतर होने, कुछ नहीं होना। मुझे बताएं ना, पिछले 8 फरवरी के बाद से कितने एहतजाज हुए कराची के मसाइल पे, पानी पर, सीवरेज पर, सड़कों पर? कौन निकला है? कोई नहीं निकला। पता ही नहीं है नुमाइंदा कौन है, MNA MPS का पता ही नहीं है किधर, अवाम जानती ही नहीं है इनको। तो ये फर्क होता है जब आपकी जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन होती है। वो ठीक है, अगर ऑपोजिशन में तो वो जेन्युइन ऑपोजिशन का किरदार अदा करती, आपके मसाइल को ऐवानों में लेकर जाती, सड़कों पर लेकर जाती। अगर गवर्नमेंट में होती तब भी वो मसाइल के लिए संजीदा होती, अवाम से रिश्ता होता। लेकिन ये 2 नंबर टोले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हम लोग बात कर रहे हैं NA 236 की, जो कि 2018 के इंतखाबात में NA 243 था। अब इस दफ़ा जो है वो NA 236 के इंतखाबात हुए, 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, और 2024 में होने वाले इन इंतखाबात में जो है वो जिस पार्टी ने यहाँ से कामयाबी हासिल की वो थी MKM पाकिस्तान, और जिन कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की थी वो थे एडवोकेट हसन साबिर साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइएगा कि हमने जब आपसे मुलाकात की थी, मैंने वो हल्का इलेक्शंस के दौरान भी कवर किया था, मसाइल हमने रोड पे खड़े होकर शो किया था कि हम मसाइल को देख उसकी निशानदेही कर सकें और तमाम ओहदेदारान से पूछ सकें कि उन मसाइल का हल किस तरीके से मुमकिन है अगर वो जमात जो है वो जीतती है उस हल्के से। आज भी अगर हम बात करें गुलशन के इलाके की, जौहर के इलाके की, तमाम तरपोश और कच्ची आबादियों की मसाइल अभी तक बनी हैं, तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके से काम कर रही है MKM पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खस्ता। मैं तो आपसे इससे ज़्यादा बढ़ के बात कर दूँ, आपकी वाली बात को सेकेंड करते हुए, कि मसाइल वही नहीं है, मसाइल उससे ज़्यादा बढ़ गए। ट्रू। उस वक्त शायद उस वक्त शुरू हो रहे थे मसाइल, उस वक्त पिछले बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, और अब बढ़ते चले जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आपने ये देखा कि एक अनस्टेबिलिटी है अभी भी, और अनस्टेबिलिटी अपोजिशन की तरफ से भी है, और कुछ जो है हम चूँकि हम इत्तेहादी हैं, हम गवर्नमेंट के साथ इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त गवर्नमेंट में भी उस तरह से 100% उनके पास जो वसाइल की तकसीम वाला मसला है वो अभी तक जूगत हुए हैं। हम तो यहाँ मुकदमा लड़ रहे हैं अभी भी, कराची का अपने हलकों का मुकदमा लड़ रही है MKM, और तवातुर से लड़ रही है। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन भी हम खामोश बैठे हों।
हम हल्के की सियासत करते हैं, मौरूसी सियासत तो है नहीं। मैं एक अदना कारकुन हूँ एमक्यूएम का। एमक्यूएम ने मुझे जिम्मेदारी देकर असम्बली में भेजा है। हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करना होता है कि हम जिन मसाइल को लेकर असम्बली के अंदर गए हैं उन ऐवानों में आवाज़ भी बन रहे या नहीं बन रहे। तो आपने अब तक ये ज़रूर देखा होगा और इसको आप इंशाल्लाह एक्नॉलेज भी करेंगे कि हाँ, एमक्यूएम ही कराची की आवाज़ उठा रही है। देखिए 16 साल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी को इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चलाते हुए। उससे पहले भी दौर इन्हीं का था। यानी आप सिर्फ 8-10 साल का पीरियड निकाल दीजिए परवेज मुशर्रफ साहब वाला, उससे पहले भी पीपल्स पार्टी का इख्तियार थे, सारी चीज़ों पर कंट्रोल था, आज भी है। लेकिन जो मसाइल के आगे एक बैरियर लगा दिया उन्होंने उनको हल करने के लिए, वो सबसे बड़ा मसला है। एमक्यूएम ने बजट में कराची के लिए स्पेशल पैकेज के अंदर 15 अरब रुपए की ग्रांट हासिल की है। एमक्यूएम ने K4 मंसूबा, जो पानी का मंसूबा जो कई सालों से जो है वो अल्तवा का शिकार है, जिसको मुस्तफा कमाल भाई ने 2008 में कंसीव किया था और आज तक वो इनकम्प्लीट है। उसके लिए 30 अरब रुपए, जो कि नाकाफ़ी है इस वक्त, 30 अरब रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट ने इस बजट में सैंक्शन की है। एमएनए का बजट, जो आम तौर पर लोग सोचते हैं कि एमएनए के अकाउंट में आता है, ऐसा नहीं है। एमएनए के स्पेशल एक अकाउंट के उसके सवाबदीदी कामों के लिए जो ग्रांट मिलती है वो एमक्यूएम ने अलग ग्रांट कराई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास। देखिए बहुत बड़ा पैकेज जो हमने ग्रांट करवाया है गवर्नमेंट से, उसके लिए अब एक हेड ऑफ अकाउंट की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया फेडरल का। अब किस हेड ऑफ अकाउंट में वो ट्रांसफर करे, इसके ऊपर सिर्फ बातचीत रह गई है। ये जैसे ही फंड ट्रांसफर होंगे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत तेजी से तरक्की होगी कराची शहर में। हमेशा से अब आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन अगर हम सूबाई हुकूमत देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो मतलब ये कि आप अक्सर हमने देखा जब आप लोगों का मेयर भी आप लोगों वसीम अख्तर साहब थे, उनका भी ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से था, तब भी हमने देखा कि उनका जो टेन्योर था वो यही था कि इख्तियारात, हमेशा टीवी स्क्रीन पर आके वसीम अख्तर साहब ने यही बात की कि इख्तियारात नहीं है मेरे पास। तो अभी आपको लगता नहीं है, क्योंकि सूबाई हुकूमत से तो आप लोगों की बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन आप लोगों को जो तमाम तर चीज़ें हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार तो सूबाई हुकूमत के पास, आपको लगता नहीं है कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाना पड़ेगा अगर आप कराची में काम कराना चाहते हैं? हम यही तो बात कर रहे हैं इतने अरसे से, हम यही तो कह रहे हैं कि डिवॉल्व करें अपने इख्तियार को। 18वीं तरमीम का जो इशू है उसमें डेवोल्यूशन है। आर्टिकल 140A भी 18वीं तरमीम में ही इंसर्ट किया गया था और आर्टिकल 140A तो डिवॉल्व करने के लिए तो कह रहा था। हम तो उसके ऊपर पहले दिन से बात कर रहे हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। प्रोविंस अपने पास क्यों रख के इख्तियारात को बैठ गया है, क्यों नहीं डिवॉल्व करके लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर दे। आज तो इनकी लोकल गवर्नमेंट है ना, मजबूत कर दे। पूरे सिंध के हर शहर के मेयर को ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट मजबूत कर दे और आर्टिकल 140 के तहत पावर दे दे। नहीं देना चाह रहे हैं सारे। इसका काम कानून साजी करना है, उसके अंदर कहीं पर भी, क्योंकि जो आम आदमी होता है, एहसान साहब आपको मुझसे बेहतर पता होगा, उसको नहीं पता होता ये तमाम तर चीज़ें। उसको ये है कि मेरी सड़क ख़राब है तो ये बने भाई, क्योंकि मैं टैक्स देता हूँ। अब उसको नहीं पता ये काउंसलर बनाएगा, टाउन चेयरमैन बनाएगा, एमक्यूएम बनाएगी, पीटीआई बनाएगी, पीपी बनाएगी, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये, वो उनसे आप आम बात करें, वो कहते हैं हमारी वज़ीर आज़म से इल्तिजा है। अब सवाल ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कानून साजी करना या बजट सही था, क्योंकि हमने कभी किसी भी महकमे में सिंध के चले जाएं, सबसे बड़ा मसला बजट का है कि बजट अप्रूव हो जाता है, पास नहीं होता। 4-4 साल तक, 3-3 साल तक, 5-5 साल तक टेन्योर पूरा हो जाता है, बजट कहाँ जाता है समझ ही नहीं आती। मुल्क में कवानीन तो मौजूद हैं, तो फ़र्क वही आ जाता है कि उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। वो हुकूमतें जो अनस्टेबल हों, जिनको जो अपने तौर पर फैसला ना कर पा रही हो, चाहे वो प्रोविंस की हुकूमत हो या फेडरल की, मैं शायद बात बहुत गहराई में भी कर रहा हूँ, और अपोजिशन भी अपना रोल ना कर रही हो। देखिए एमक्यूएम हुकूमत में रहने के बावजूद एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। हम हर उस चीज़ के ऊपर जो कानून के अंदर ना हो, हम उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर होता है ना, ये बात तो मैं खाली मीडिया के सामने तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात हो रही है। लेकिन अगर अपोजिशन अपने सीट्स को छोड़ के सिर्फ एहतजाज करे और सिर्फ एक शख्स की आज़ादी की बात करती रहे कि उसी से सब कुछ चलेगा, पाकिस्तान भी उसी से चलेगा,
पार्लियामेंट भी उसी से चलेगा, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। तो फिर हुकूमत स्टेबल नहीं होती। जो अनस्टेबिलिटी की बात है वो यही है कि आपने इतना, उस अपोजिशन ने इतना प्रेशर बिल्ड किया हुआ है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप अगर इलेक्टेड नहीं मानते तो उसके लिए अदालतें हैं ना। एक एमएनए को अगर आप इलेक्टेड नहीं मानते तो आपने केस अदालतों को सुपुर्द कर दिया ना। अब आप अदालतों पर तो कम से कम ये ट्रस्ट करें कि वो आपके, अगर आप सही हैं तो आपके हक में फैसला देगा। अच्छा हसन साबिर साहब, लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा इसको आसान कर दीजिएगा कि अगर जैसे मैं आपके हलके की बात करूं, NA 243 की बात करूं, वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर बिजली है, वहाँ पर चोरी है, मंशियात है, ये तमाम तर मसले हो गए। अब अगर मैं NA 243 में रहती हूँ, मैंने वोट कास्ट किया, मेरा जो, मुझे बताएं मैं किसके पास जाऊँगी अगर मुझे इन तमाम तर मसाइल का सामना है? कौन सा ऐसा कुछ चेयरमैन, काउंसलर, कौन बंदा है जिसको मैं जाके पकड़ूं, जिसको फंड्स मिलते हैं? और इम्पॉर्टेंट बात मैं, माहाना 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी कितने फंड्स मिलते हैं चेयरमैन को जो कि इन कामों के लिए होते हैं और वो नहीं लगते हैं? थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी कर दीजिए। जी देखें, NA 236 से थोड़ा सा, 243 पहले था, अब 236 है। ये NA 236 के अंदर नेशनल असम्बली के मेंबर तो MQM से, प्रोविंशियल असम्बली के 3 मेंबर MQM से, उसके बाद जो इसमें टाउन कमिटीज़ हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन है और जमात इस्लामी से टाउन चेयरमैन। लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे। देखिए उनको अपनी UC के फंड्स उनको मिलते हैं, जो जितने UC हैं टाउन के फंड्स उनको मिलते हैं, उनके पास मौजूद है। देखिए पहले तो 5 लाख थे, अब उसको इस बजट में बढ़ा दिया है। 5 लाख रुपए थे, ये थे उन छोटे काम हो गए, वो उनको बढ़ा दिया कुछ सम एक्सटेंट, 10 लाख या 12 लाख रुपए पे कर दिया। ये तो कहीं तो इस्तेमाल हो सकते हैं। वाटर बोर्ड का अगर अमला हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर किसी की जाके पानी की लाइन को रिपेयर कर लेता है तो क्या वहाँ का जो UC का चेयरमैन या टाउन का चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन या कराची का मेयर, क्या उसकी रिक्वेस्ट पे या उसके ऑर्डर्स पे, इवन उसको तो ऑर्डर कर देना चाहिए, उस पर काम नहीं हो सकता वहाँ पे? आम आदमी के लिए हमने अवामी राब्ता ऑफिस बनाए हैं, MQM ने अवामी राब्ता ऑफिस बनाए हैं, हर UC के अंदर अपने ऑफिस बनाए हैं। हमने एक सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक ऐप भी इंट्रोड्यूस कराई जो MQM कनेक्ट के नाम से है, जिसके ऊपर हम कंप्लेंट्स हमारे पास रोज़ाना की तादाद में 24 घंटे हर रोज़ 24/7 वहाँ पे लोग दर्ज कराते हैं और हम इजाला करने की कोशिश करते हैं। देखिए कराची में इस वक्त सबसे बड़ा जो है मसला पानी का है, सबसे बड़ा मसला ऐसा है कि पीने का पानी घर में आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी घर से जा नहीं रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली मौजूद नहीं है, गैस जो है वो लोड शेडिंग है। यहाँ सबसे बड़े मसाइल में से 5 मसाइल मैंने आपको गिनवा दिए, कंप्लेंट आती ही नहीं मसाइल के ऊपर। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब लोगों ने सुई गैस का तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि उन लोगों ने जो टाइमिंग सेट की है कि 11 बजे गैस की लोड शेडिंग होनी, उन्होंने 10 बजे अपना खाना तैयार कर लिया, रोटी तैयार कर ली, वो खाना हो गया, सुबह का नाश्ता भी उसी तरह से कर लिया। बिजली के हिसाब से फिर ऑल्टरनेट पे चले जाते हैं लोग, जनरेटर कर लिया, सोलर के ऊपर चले गए थोड़ा सा, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैसिलिटी है मेरे हल्के के अंदर, दोनों तरह के लोग रहते हैं, तो वो ऑल्टरनेट पे चले जाते। आम आदमी को पता चले तो आवाज़ तो हम ही बन रहे हैं, हम ही हर तरह से। अब कराची के हर UC के अंदर हमने जो है अपने ऑफिस खोल दिए हैं, अवामी राब्ता ऑफिस हैं, कंप्लेंट सेल है, लोग अपनी शिकायतें लाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शिकायतें दर्ज हो रही है, आप रेंडमली जाके आज इस प्रोग्राम के बाद आप जाके चेक कीजिए कि हर UC के अंदर जो कंप्लेंट आती है उसका रजिस्टर भी मेंटेन होता है, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाती उसके आगे रिजॉल्व नहीं लिख दिया जाता, हमारी लीडरशिप मुतमईन नहीं होती, हमसे सवाल करती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान से हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने NA 236 का इलेक्शन जो है वो लड़ा और उसके बाद जीता भी। अब मसला ये है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, हम जब आम आदमी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वही बुनियादी मसाइल हैं जो कराची भर में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ इलाके हों, मुख्तलिफ आप हल्के ले लें, लेकिन मसाइल वही हैं, थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोग अक्सर ये बात करते हैं और लोग अक्सर सिर्फ ये शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये शिकायत लेकर आपने जाना किसके पास है। अक्सर ऐसा होता है लोग जाते भी हैं लेकिन उस तरीके से सुनवाई नहीं हो पाती है। ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की ही है जिनको जो है वो आपने जितवाया है और जिताकर आपने उस हल्के की ज़िम्मेदारी या उसकी इस मुल्क की कानून साजी की ज़िम्मेदारी जो है वो आपने उनके सुपुर्द की है, ये सोच करके वो आपके लिए या आपके आने वाले कल के लिए कुछ बेहतर करेंगे। इलाके के UC चेयरमैन होते हैं जिनकी एक्चुअल में ये ज़िम्मेदारी है, टाउन चेयरमैन होते हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है, बल्दियाती नुमाइंदे जो आपके होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है।
आपके इलाके, आपके हलके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, साथ ही साथ आपके तमाम तर मसाइल, तमाम तर शिकायत को सुनना भी और उनको हल भी करना। और उम्मीद हम यही करते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में अगले इलेक्शन से पहले हालात थोड़े से बेहतर होंगे, कराची में थोड़ी सी बेहतरी आएगी और कराची के वो हल्के जिनके हालात जो हैं वो अबतर होते जा रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ी सी बेहतरी आएगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।